हेलो हाय एवरीवन। बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग। तो आई होप कि अभी हो सकता है आप लोग जग ही रहे हों और कुछ लोग हो सकता है सो गए होंगे। बट कोई बात नहीं, जो लोग जग रहे हैं वो लोग भाई वीडियो का जो है लुत्फ़ उठाएं, और जो लोग सो गए हैं वो लोग अपनी नींद का लुत्फ़ उठाएं और सुबह जगने के बाद वीडियो देखें या फिर जब भी देखें। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो अपना एक प्रैक्टिस करनी है और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। तो चलिए ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 14 यानी कि 14 है। और वीडियो आपकी जो है इसके पहले मुझे लगता है हाँ 13 सेट हम कर चुके हैं, जिनमें से आपका एक कल हम लोगों ने किया था उत्तराखंड का LT ग्रेड वाला पेपर। तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपने किया होगा तो आपको पता ही चला होगा। तो इस पर्पज़ से मैंने सोचा कि उसको करा दिया था। आगे भी मैं देखती हूँ कि अदर स्टेट के या फिर जो यूपी के TGT PGT के GIC का भी ये जो 2021 में पेपर हुआ था तीनों, वो भी मैं आपको करा दूँगी। बट अभी तो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सेट सॉल्व करके आपको ये लगता ही होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सब लोग बिल्कुल रेडी हैं और मैं भी रेडी हूँ आपके सामने जो है लेकर के प्रैक्टिस सेट नंबर 14। और वीडियो आपको पता ही है कि TGT PGT LT GIC होम साइंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो अब बिना किसी देर के हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आजकल हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी ज़्यादा ही रहते हैं, तो मुझे लगता है देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो एक हाँ ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि किसी क्षेत्र में सफलता पाना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। खुद के प्रति अपनी इस ईमानदार जिम्मेदारी में सजग एवं जागरूक रहें। तो कितनी सही और सटीक बात लिखी हुई है कि बात सही हो। अगर आपको किसी भी सेक्टर में थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चीज़ें अगर आपको अचीव करनी है, ठीक है, सफलता कह सकते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी खुद की होती है। अगर आप ये कहें कि मुझे सुबह कोई नहीं जगाता पढ़ने के लिए, तो ये गलत है ना। आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, आपको डिपेंडेंसी नहीं इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इंसान छोटी छोटी चीज़ों को ही जब आप खुद से करना शुरू करेंगे तभी से आपके अंदर एक जो आपका नेचर है ना, इंडिपेंडेंसी वाला नेचर, तभी आपके अंदर क्रिएट होगा और तभी जब एक दिन जाकर के आप इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। ठीक है, अपना खुद का काम करना, छोटी छोटी चीज़ें खुद से ले आना, खुद से करना है ना, खुद से तैयार करना, तो वो एक अच्छा आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंसी का एक स्टार्टिंग है। ठीक है, और दूसरी चीज़ वही है कि स्वयं के प्रति मतलब कि खुद के प्रति आपकी इस जिम्मेदारी में आपको खुद सजग और जागरूक रहना है। कोई दूसरे के भरोसे मत रहिए। ठीक है, वो चाहे कि उन्हें आपके घर ही वाले क्यों ना हो, आप खुद के लिए जिम्मेदार बनिए। ठीक, और जब आप खुद जिम्मेदार बनेंगे तो जाहिर सी बात है आप दूसरों की भी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकेंगे। तो चलिए, ये मेरा थोड़ा सा एक था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा देती हूँ। और वैसे हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं ही हैं, है ना। जो ये फीमेल्स या फिर गर्ल्स होती हैं ये तो अपनी चीज़ों के लिए वैसे ही बहुत क्यूरियस और बहुत रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, लेकिन वही है कि हमें बायस होकर के बात नहीं करनी है। बॉयज़ भी रहते हैं भाई, लेकिन फ़िलहाल चलो ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो हम बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सवाल। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है एक जगह से, तो उसमें जो है कुछ कुछ क्वेश्चन ही मैंने जो है निकाले हैं, क्योंकि जो मुझे बहुत अच्छे लगे वही मैंने वहाँ से उठाया है। तो उसमें जो ये नंबरिंग दी हुई है ना, जैसे 5 है, इसमें 6 है, इसमें 4 दे रखा है, इसमें 2 है, तो इसको कोई माइंड नहीं करेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन का नंबर दे रखा है इस पर आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एड्रीनल ग्लैंड शरीर में कहाँ स्थित होती है? ग्लैंड मतलब ग्रंथि, है ना। तो गुर्दों के ऊपरी हिस्से में, या आंतों के पास, या मस्तिष्क के अंदर, या हृदय के नीचे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो आपके गुर्दों के ऊपरी सिरे में पाई जाती है। मैंने जो किडनी वाला चैप्टर आपको पढ़ाया है वहाँ पर क्या बोलते हैं उसका अच्छा पूरा उसकी इमेज लगा रखी है और अच्छे से पूरा बताया है कि कहाँ पे जो है आपका किडनी है और कैसे उसका एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होती है। चलिए यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। ये जैसे सेम के आकार की आपकी किडनी होती है। डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बने, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, सॉरी। ये इस तरीके से मान लो हमारी किडनी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो इसके ऊपर इस तरीके से स्थित होती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से थोड़ा क्लियर हो गया होगा। गुर्दे के ऊपरी हिस्से पर होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि जीवों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दैहिक शास्त्र या मानव शास्त्र। तो समाजशास्त्र आपका क्या है? सोशियोलॉजी है, और मनोविज्ञान आपका साइकोलॉजी है, और दैहिक शास्त्र आपका आई थिंक फिजियोलॉजी है, और मानव शास्त्र आपका एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर सही होगा, जीवों के व्यवहार की बात हो रही है, तो व्यवहार का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग? साइकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान में। फिर है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई गलत व्याख्या के कारण गलत प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? विभ्रम कहते हैं, भ्रांति कहते हैं, भ्रम कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो कहते हैं इसको आंसर है आपका भ्रम कहते हैं इसमें। ठीक है,
अगर इस तरह का कोई गलत प्रत्यक्षीकरण करता है, जाहिर सी बात अगर हम किसी चीज़ को गलत इंटरप्रेट करते हैं तो हम यही कहते हैं कि ठीक है भाई आप गलत कर रहे हैं, तो इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तब जाहिर सी बात हम मतलब एक डाउट में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वर्णांतता के संदर्भ में सत्य है। वर्णांतता हम लोग पढ़ते हैं ना न्यूट्रिशन में, जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर पढ़ते हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है, मतलब ये जो वर्णांतता है आपकी, कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, ये इनमें क्या क्या होता है। तो लाल और हरे रंग को पहचान न पाना, नीले और पीले रंगों को पहचान नहीं पाना, वर्णांतता जन्मजात होती है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर है डी, वो आपका सही होगा। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको इतनी मतलब ये जितने तीनों सिम्टम्स दे रखे हैं इस तरह से होते हैं, ठीक है। और ये आपका मतलब यानी ये जेनेटिक से रिलेटेड होती है, ठीक है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जीन से रिलेटेड एक बीमारी है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कि जेनेटिक जीन से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के उचित अवशोषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। ये भी बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो जाहिर सी बात है जो विटामिन डी होता है वो हमारे कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इन्हेंस करता है। इसीलिए जब किसी को कैल्शियम वगैरह की अगर मान लो क्या बोलते कमी हो जाती है तो उसको कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी के भी टैबलेट्स या कैप्सूल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, पानी में डालने पर ताज़ा अंडा, अगर हम ताजे अंडे को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। नीचे बैठ जाएगा, तैरने लगेगा, ए और बी दोनों, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ताज़ा अंडा क्या होगा, नीचे बैठने लगेगा, ठीक है। अगर वो ताज़ा है तो नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से, ठीक है, टेस्ट की बात हो रही है कि किसी टेस्ट में प्रश्नों की संख्या अगर आप बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, विश्वसनीयता घट जाती है यानी कि रिलायबिलिटी घट जाती है, वैधता बढ़ जाती है यानी कि वैलिडिटी बढ़ जाती है, या रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, या फिर वैधता घट जाती है। इसमें होता क्या, अगर आप किसी टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, विश्वसनीयता जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं, अभिप्रेरक की बात हो रही है कि अर्जित यानी कि हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे क्या है, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, यानी कि आपका मतलब कोऑपरेट करना, मतलब हेल्प करना, और क्या है प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करना, ठीक है। इसके बाद है क्रोध और भय, इसके बाद भूख और प्यास या आत्मरक्षण। तो देखिए क्रोध और भय है, इसको क्या करते हैं, ये हमारे अंदर अपने आप से आ जाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हम डर जाते हैं। इसके बाद भूख और प्यास भी बॉडी की जिस तरह से नीड होती है उस तरह से हमें भूख और प्यास लगती है। इसके बाद आत्मरक्षण भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आत्मरक्षण भी हमारे अंदर से आता है कि लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, तो हमें वो चीज़ वहाँ फील हो जाती है। लेकिन जो सहयोग और प्रतिस्पर्धा है, ये आपका कह सकते हो, इसको हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं बाहर से, है ना। कभी कभी होता है अच्छे लोग होते हैं पर उनके अंदर सहयोग की कोई भावना नहीं होती, इसको हम क्या अर्जित करते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, अपनी फैमिली से या अपने स्कूल में या बच्चों के साथ खेल के, अपने दोस्तों को, हर किसी से देख करके हम सहयोग और जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती है उसको हम अर्जित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन तंतुओं की लंबाई बहुत कम होती है उन्हें कहा जाता है फिलामेंट, फ्लेक्स, या स्टेपल फाइबर, या हेम्प। तो ये भी बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है। जो स्टेपल फाइबर होते हैं मतलब जिनकी लंबाई बहुत कम होती है उनको हम लोग स्टेपल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और जो जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कई हज़ार मीटर, उनको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, हेम्प आपका कैसा रेशा है, एक सेलुलोजिक फाइबर है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था हेम्प के बारे में। नेक्स्ट है, रेखाओं, स्वरूपों, रंगों व बनावट की व्यवस्था कहलाती है संतुलन यानी कि बैलेंस, लय यानी कि रिदम, आकार मतलब शेप, और नमूना यानी कि डिज़ाइन। तो आप खुद ही सोचो कि जिन चीज़ों में रेखाओं का यूज़ होगा, स्वरूप का यानी कि शेप का यूज़ होगा, रंगों का यूज़ होगा, और कुछ न किसी टेक्सचर का यूज़ होगा, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं नमूना, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों का आप यूज़ करेंगे तो एक डिज़ाइन बन जाएगी, ठीक है। इस वजह से इनकी व्यवस्था को क्या कहेंगे, नमूना कहेंगे। नेक्स्ट है, शरीर का मोटापा छुपाने के लिए वस्त्र होने चाहिए बड़े बटन वाले, बड़े प्रिंट्स वाले, वक्र रेखाओं वाले, या छोटे प्रिंट्स वाले। तो अगर किसी का शरीर बहुत मोटा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो स्मॉल प्रिंट्स वाले कपड़े होते हैं, मतलब छोटे छोटे प्रिंट्स जिनमें होते हैं, वैसे कपड़ों को हमें पहनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बड़े प्रिंट्स का पहनने से दूर से भी और जो है मतलब चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं, तो बॉडी थोड़ी सी और भयानक लगेगी, तो आपका मोटापा और ज़्यादा जाहिर होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है, आपका मोटापा नहीं मतलब जो कोई भी मोटा होगा। फिर है, कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है लौह तत्व मतलब कि आयरन, खनिज लवण, मिनरल्स, विटामिन ए या विटामिन बी। तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें जो अच्छी मात्रा में होता है वो क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है,
किसने कहा है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है? ये क्वेश्चन आपका अभी टीजीटी 2021 में इस बार आया था, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने, मतलब कि गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है? कोटजी ने, ग्रॉसम क्रैंडल ने, इरिन ओपेनहीम ने, या निकोलम डॉर्सी ने? तो ये जो आपका मतलब कथन है ये किसका है? कोटजी ने कहा। ये जो आपकी डेफिनेशन है ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि पट्टी बांधने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? रीफ गांठ, लॉन्ग रूपी हिच, या रोलिंग हिच, या फिशरमैन गांठ? तो जो पट्टी बांधने के लिए गांठ का यूज़ किया जाता है उसमें आपकी रीफ गांठ, इस गांठ को बहुत बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो चोट लगी है जहाँ पे ये बांधी जाएगी उससे वहाँ पे रगड़ या फिर कोई भी दबाव भी नहीं पड़ता है और ये आसानी से खोली भी जा सकती है, ठीक। फिर है कि अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया था। अभिवृत्ति मापने के लिए एक स्केलोग्राम एक विधि आई थी, तो इसको किसने प्रपोज किया था? गटमैन ने, लिकर्ट ने, या थर्स्टन ने, या थॉर्नडाइक ने? तो इसको किसने किया था? जो आपके थर्स्टन है इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक। फिर है कि भ्रूणावस्था प्रारंभ होती है। भ्रूणावस्था मतलब कि एम्ब्रियो की बात हो रही है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो प्रारंभ होती है, मतलब भ्रूणावस्था कब स्टार्ट होती है? गर्भावस्था के बाद, या निषेचन के बाद, या डिंबावस्था के बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी भ्रूणावस्था स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? डिंबावस्था के बाद वाली अवस्था होती है, क्योंकि डिंबावस्था सबसे फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, पीरियड ऑफ ओवम जिसको हम कहते हैं। तो आपका भ्रूणावस्था प्रारंभ होगी कब? जब डिंबावस्था खत्म हो जाएगी तब आपकी भ्रूणावस्था स्टार्ट होगी, ठीक। फिर है कि शिशु का लिंग निर्धारण हो जाता है 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह। तो जो लिंग निर्धारण हो जाता है यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो तो वो आपका 4 मंथ्स में हो जाता है, सॉरी 4 माह में, ठीक है, हाँ 4 मंथ्स, ओके। फिर है ये देखिए, ये जो मैंने बताया ना अभी स्टेज, ये आपकी क्या है? प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टेज है आपकी, ठीक है, मतलब गर्भावस्था के समय, जन्म से पहले वाली समस्या नहीं, अवस्था। तो ये आपका जो पीरियड ऑफ ओवम है जो इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। फिर ये पीरियड ऑफ ओवम यानी कि ये कब से कब तक चलती है? ये जो आपकी फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 सप्ताह यानी कि 15 दिन तक चलती है। कब तक? यहाँ मैं लिख देती हूँ, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन आपको समझना है, ठीक। फर्टिलाइजेशन से लेकर के कितने दिन? 15 डेज, ठीक है। इसके बाद ये आपकी दूसरी अवस्था है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, ये आपकी 15 दिन से लेकर के 2 मंथ्स तक चलती है ना, 15 दिन से लेकर के 2 महीने तक चलती है, जिसको हम लोग पीरियड ऑफ एम्ब्रियो बोलते हैं। और ये जो आपकी थर्ड है पीरियड ऑफ फीटस, ये आपकी 2 महीने से लेकर के पूरे 9 मंथ्स तक चलती है, जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती है। तो ये आपकी 3 स्टेजेस हैं, इसको आपको याद रखना है। और ये जो इधर वाला क्वेश्चन था, ये देखिए भ्रूणावस्था प्रारंभ होती है, तो आप देखो कि पीरियड ऑफ ओवम खत्म होता है 15 दिन पे, इसके बाद हमारा 15 दिन से लेकर के 2 महीने तक ये एम्ब्रियो वाली अवस्था, एम्ब्रियो वाली अवस्था हमारी स्टार्ट होती है। फिर नेक्स्ट है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था कहलाती है। अभी अभी हमने सॉल्व किया है, तो क्या कहलाती है कि डिंबावस्था, या गर्भस्थ शिशु की अवस्था, या भ्रूणावस्था, या उपर्युक्त सभी। तो इसको जो सबसे गर्भाधान से 2 सप्ताह मतलब जब से फर्टिलाइजेशन हुआ इसके बाद कॉन्सेप्शन स्टार्ट होता है, तो 15 दिन की अवस्था क्या कहलाती है? 15 दिन या 2 सप्ताह, वो कहती है पीरियड ऑफ ओवम यानी कि डिंबावस्था। और जो गर्भ शिशु की अवस्था है आपकी ये बिल्कुल 2 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक चलती है। और जो भ्रूणावस्था है आपकी ये 15 डेज से लेकर के 2 मंथ्स तक चलती है आपकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आरोपण की क्रिया में मदद करती है। आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन की बात हो रही है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जो जाइगोट होता है वो जाकर यूट्रस में इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो उसमें कौन मदद करता है? आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो मदद करती है, या पीयूष ग्रंथि मदद करती है, या दोनों करती हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, अब सी, क्योंकि दोनों मदद करती हैं, ठीक है। क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है वहाँ से आपके कई सारे गोनाइड्स हार्मोन ऐसे होते हैं जो निकलते हैं, जो इम्प्लांटेशन में इसके बाद कई सारी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। और जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है ये क्या करती है? ये इम्प्लांट होने में डायरेक्ट मदद करती है। कभी कभी आपने सुना होगा, होता क्या है कि जिन लोगों की थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं करती है, अच्छे से फंक्शन नहीं हो पाता है उसका, तो उन लोगों में जो है ये क्या कहते हैं इम्प्लांटेशन की काफ़ी दिक्कत हो जाती है, मिसकैरेज वगैरह का काफ़ी डर होता है। तो इस वजह से दोनों जो ग्लैंड का काम बहुत ज़रूरी है इम्प्लांटेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के बाद कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिकाओं का ये समूह कहलाता है जाइगोट कहलाता है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो कहलाता है, या गर्भस्थ शिशु यानी कि फीटस कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये देखो, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जब दोनों स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं उनको हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या दे रखा है? निषेचन के बाद कोशिका विभाजन द्वारा, मतलब कि जाइगोट का क्या हो रहा है, मतलब कि निषेचन के बाद जाइगोट बन गया, उसके बाद उसमें क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहे हैं। तो सेल डिवीजन के बाद जो चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो, ठीक है।
तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और फीटस किसको बोलेंगे? जब 2 महीने से 9 महीने तक का जो पीरियड होता है उसको उस टाइम हम लोग फीटस बोलते हैं। उसके पहले हम लोग 15 से 2 महीने तक जो पीरियड चलेगा उस टाइम जो रहेगा कोशिकाओं का समूह उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे, और उसके पहले जो रहेगा उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। नेक्स्ट है नाभि रज्जु का निर्माण होता है। नाभि रज्जु यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड की बात हो रही है, तो इसमें ये बड़ा ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, मैं सीधे बताती हूँ आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है। इसमें जो आपका बी ऑप्शन है, एक नाभि सिरा तथा 2 नाभि धमनी के मिलने से नाभि रज्जु का निर्माण होता है, ठीक है। और बाद में इसमें ऐसा भी होता है कि जो है क्या कहते हैं, एक हो जाता है, 1-2 धमनियाँ मतलब जो रहती हैं वो बाद में एक गायब हो जाती है, तो एक शिरा और एक धमनी आपकी बच जाती है, ठीक है। इसके बाद है फिर कि गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं होती हैं। बहुत आसान क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा 1 2 3, तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं आपकी, पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और पीरियड ऑफ फीटस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि तीसरे माह के प्रारंभ से शिशु जन्म के समय तक की अवस्था कहलाती है। फिर से वही बात है, सी ऑप्शन, पीरियड ऑफ फीटस, ठीक है। ये आपका, और भ्रूणावस्था तो आपकी सेकंड स्टेज है और डिंबावस्था फर्स्ट स्टेज है। फिर नेक्स्ट है शुक्राणु, स्पर्म की बात हो रही है। ये अंडाणु से बड़ा होता है या अंडाणु से छोटा होता है। अंडाणु मतलब ओवम, जो फीमेल सेल होता है, ठीक है। इसके बाद है सी, इसमें एक सिर, गर्दन एवं पूंछ होती है, या केवल ए एवं बी, सॉरी बी और सी, ठीक है। इसमें जो आपका सही हो जाएगा ये डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि आपका ये जो स्पर्म होता है ये ओवम से छोटा होता है और इसमें जो एक सिर, गर्दन एवं पूंछ होती है, ठीक है। तो आपका बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे सेल की जो अच्छा ये इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं बाद में बताऊंगी आपको, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये आप जान लो कि जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु से छोटा होता है, यानी कि स्पर्म ओवम से छोटा होता है, ठीक है। फिर है कि शुक्राणु द्वारा अंडाणु की विभेदन क्रिया कहलाती, मतलब कि स्पर्म द्वारा जो ओवम का क्या कहते हैं उसको भेदने की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, गर्भरोपण कहते हैं, गर्भपात। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, गर्भरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन, और फिर गर्भपात यानी कि मिसकैरेज। तो ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उसको भेदने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी निषेचन कहलाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है जब स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है, उस टाइम जो प्रोसेस होता है उसको फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, हिंदी में निषेचन बोलेंगे इसको। गर्भाशय के भीतर अंडाणु की अंतः स्थापना को कहते हैं गर्भाधान कहते हैं, गर्भपात कहते हैं, या प्रसवता कहते हैं, या उपयुक्त सभी कहते हैं। तो गर्भाधान इसको बोलेंगे, मतलब कि कॉन्सेप्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर है इसके बाद है आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकाल में आधारी उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है। उपापचय दर मतलब कि यहाँ पर बीएमआर की बात हो रही है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो इसकी कितनी वृद्धि हो जाती है? 5 से 8%, 30 से 40, या 10 से 25, या उपयुक्त सभी। तो ये आपकी जो रेट बढ़ जाता है कितने प्रतिशत? वो 10 से 25% बढ़ जाता है आपका। नेक्स्ट है बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़े में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? रिब वीविंग होनी चाहिए और मोटाई होनी चाहिए, चिकना एवं अधिक सोखने की विधि शक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर सीखने नहीं सोखने होगा, ठीक है। हाई टेंसिटी एंड लचीलापन, प्लेन बुनाई एवं चिकनापन। तो इसमें जो होना चाहिए बच्चे के कपड़े का कैसा गुण होना चाहिए? पहली चीज़ तो वो चिकना होना चाहिए और अधिक सोखने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है हमारा झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है हावी होना, मतलब आप किसी लड़ाई हो जाता है उसके यहाँ पर हावी हो जाए, या स्वयं को आप प्रस्तुत कर दें, या उनसे बातचीत करें, या समझौता करें। तो सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है वो माना जाता है आपका समझौता करना, ठीक है। बात भी सही, अगर आपकी किसी भाई लड़ाई झगड़ा हो तो समझौता कर लीजिए, ज़्यादा किसी से जो हावी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बात अलग है कि कोई बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आप पे वो कर रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को हैंडल करें। फिलहाल जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका होगा समझौता करना। फिर है कि पालक, यहाँ पर पालक नहीं पालन होगा, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल की बात हो रही है, तो पेरेंटिंग स्टाइल मैं बोल रही हूँ आपको, पालन के अनुशासन की उत्तम शैली है, यानी कि सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी है? परमिसिव शैली है आपकी, या ऑथोरिटेरियन शैली है, या ऑथोरिटेटिव शैली है, या ओवर प्रोटेक्टिव शैली आपकी। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे अच्छी होती है वो होती है ऑथोरिटेरियन शैली, ठीक है। इसमें क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर जितना उन्हें कंट्रोल करना चाहिए उतना कंट्रोल भी करते हैं, और जितना उन्हें प्यार दुलार देना चाहिए वो भी देते हैं, ठीक है। और जो परमिसिव शैली होती है इसमें क्या करते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार भी देंगे और बच्चे के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाएंगे, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं, जाओ बढ़िया मौज करो। और जो ऑथोरिटेटिव शैली होती है आपकी सी ऑप्शन है, ऑथोरिटेटिव में क्या करते हैं कि बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई कंट्रोल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एकदम रिजिडिटी दिखाते हैं, और उन पे और उतना ज़्यादा लाड प्यार भी नहीं करते हैं उनको। तो जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें आपको बैलेंस में करनी है, ठीक है। और ओवर प्रोटेक्टिव जो होगी वो भी आपके ऑथोरिटेटिव में ही आएगी कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्शन देना भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो होगी वो ऑथोरिटेरियन शैली होगी कि आप बच्चे पे थोड़ा कंट्रोल भी दिखाएं और बच्चे को प्यार दुलार भी थे। तो ये बात तो आपको भी पता है कि क्या बोलते हैं उसको, एक्सेस इज बैड फॉर एवरीथिंग।
अधिकता अगर आप बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति किसी भी चीज़ के साथ करेंगे, वो चाहे प्रोटेक्शन हो चाहे बहुत ज़्यादा लव एंड केयर हो, तो वो दोनों चीज़ें हार्मफुल हो सकती हैं। तो सबसे बेस्ट जो स्टाइल है पेरेंटिंग स्टाइल, वो है आपकी ऑथोरिटेरियन शैली। इसके बाद ये चीज़ आप खुद पे अप्लाई करके देखना, जो लोग पेरेंट्स हैं वो मतलब कि आप देखना कि आप किस टाइप के पेरेंट्स हैं, है ना। कोशिश करिएगा कि आप भी ऑथोरिटेरियन ही बने, है ना, परमिसिव भी ना बने और ऑथोरिटेटिव भी ना बने। फिर नेक्स्ट है कि पियाजे का कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। पियाजे की जो कॉन्क्रीट वाली अवस्था थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था, मतलब कि कॉन्क्रीट स्टेज, है ना, जो आपकी 7 से 11 साल चलती है, तो उसमें ये पूछ रहे हैं, ये कंजर्वेशन जो होता है बच्चे में, कंजर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, और एक और चीज़ है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, और एक चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है। 3 चीज़ें आ जाती हैं बच्चे जब जो कॉन्क्रीट स्टेज होती है उनमें बच्चे के अंदर ये तीनों क्वालिटी आ जाती है, तो उसी की बात कर रही है। तो ये जो परीक्षण है वो कैसा प्रदर्शन करता है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा मूर्त रूप से वहाँ पे सोच पाता है चीज़ों को, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर इस स्टेज में होता क्या कि बच्चा जो है मूर्त चीज़ों को, मतलब जो चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं उनको वो बहुत अच्छे से मतलब समझ लेगा, ठीक है, अच्छे से उसका लॉजिक लगा लेगा, अच्छे से ये जो क्या बोलते हैं मैथ्स वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उनको फॉर्मूला बता दोगे तो वो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। साइंस का कुछ है तो वो अच्छे से उसके पीछे का जो लॉजिक हुआ, धीरे धीरे बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग है। बिल्कुल यहाँ पे बच्चे के अंदर जो क्या बोलते हैं मूर्त सोच होती है वो यहाँ से स्टार्ट होने लग जाती है। मूर्त मतलब जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीज़ें मूर्त होती हैं, और जो चीज़ें आप अंदर अंदर ही फील करते हैं, देखते हैं, वो चीज़ें अमूर्त होती हैं, ठीक है। तो बच्चा यहाँ से बिल्कुल मूर्त चीज़ों पे थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। फिर है रिवर्सिबिलिटी ऑफ मेंटल ऑपरेशन। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब जैसे बच्चा, अगर मान लीजिए आपने उसको पानी दिखाया, ठीक है, पहले आपने बच्चे को पानी दिखाया और फिर आपने बर्फ़ दिखाया। तो अब इसमें रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बच्चा समझ जाएगा कि ये जो बर्फ़ था उसको हमने, बर्फ़ कैसे बनी कि जो पानी था उसको हमने लो टेम्परेचर पर रख दिया तो फिर यही पानी जो है बर्फ़ बन गया, और फिर जब आप वही बर्फ़ को पिघला के पानी दिखाओगे तो बच्चा समझ जाएगा कि बर्फ़ को हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे कर दिया तो फिर से जो बर्फ़ है वो क्या हुआ, पानी बन गया। इसको रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। बच्चा मतलब समझ जाएगा कि अगर कोई भी वस्तु आप उसको दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि पहले की सिचुएशन, पहले इसका क्या अस्तित्व था इस वस्तु का, और बाद में उसका अस्तित्व भी वही है, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया है। समझ गए आप। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं हम पहले, अब चलिए ये एग्जाम्पल आपके लिए ज़्यादा बेटर था कि आप इस तरह बर्फ़ और पानी वाला, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद चेंज फ्रॉम परसेप्चुअल टू लॉजिकल जजमेंट। अभी मैंने बताया कि बच्चे के अंदर क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे परसेप्शन भी समझना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर लॉजिक भी आने लगता है। तो ये तीनों जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए कंजर्वेशन की, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट क्या करें, इनका जो ये सब जो थ्योरीज होती हैं इनमें थोड़ा सा डिस्कशन होना बनता है, क्योंकि फिर आपको चीज़ें रटने से इसमें नहीं होता है ना, क्योंकि इसके जो टर्म्स ही दिए हुए हैं वो देख के ही लगता है ये क्या दे दिया है। तो ये सब आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, और जब आपको एक कॉन्सेप्ट इसका बन जाएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता है। चुकंदर में मतलब कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो लाइकोपेन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, या बिटालिन पाया जाता है, या एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो जो चुकंदर होता है उसमें बिटालिन पाया जाता है, और ये जो बिटालिन होता है ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। आप देख सकते हैं कि जब आप चुकंदर काटते हैं तो आपके पूरे हाथ में किस तरीके का कलर लग जाता है, ठीक है। फिर एक भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सीफायर है, सार्बिटॉल है, एस्पर्टेन है, लेसिथिन है, या सैक्रिन है। तो इसमें जो इमल्सीफायर की बात हो रही है, तो इमल्सीफायर का भोजन में कौन सा होता है, लेसिथिन होता है, ठीक है। और लेसिथिन आपका किस में पाया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, नेट में भी पूछा जाता है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बहुत आसान भी है। तो ध्यान से सुन लीजिए कि लेसिथिन किस चीज़ में पाया जाता है। फिर है कि कम दाम पर सामग्री उपलब्ध होती है रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड इकाई में, एयर केटरिंग में, औद्योगिक कैंटीन में। तो जो कम दाम पे सामग्री उपलब्ध हो पाती है आपको, वो कहाँ मिल पाती है, रेस्टोरेंट में। बिल्कुल सही बात है, रेस्टोरेंट में भाई 1,000 का भी कुछ मिलता है और कम दाम पे भी मिलता है। फिर नेक्स्ट है कि राई के बीज में अधिकतम मिलावट की जाती है। राई मतलब सरसों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स की। तो आपकी केरावे की बीज मिलाई जाती है, या खसखस की बीज, या आर्जिमोन की बीज, या धतूरा की बीज। तो जब आपने सुना होगा कि सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है, आर्जिमोन ऑयल की, तो जाहिर सी बात है सरसों के बीज में भी आर्जिमोन के बीज की मिलावट करी जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुगंधित अमीनो अम्ल है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, मिथ्योनिन है, या हिस्टाडीन है, ठीक है। तो जो सुगंधित अमीनो अम्ल है उसको इन्होंने बता रखा है आपको कि ये मिथ्योनिन जो है आपका, ये सुगंधित अमीनो अम्ल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है। एक डबल रोटी टुकड़ा,
एक डबल रोटी का टुकड़ा, या फिर एक कप दूध, या फिर एक चीज़ का टुकड़ा, या फिर एक अंडा, ठीक है। तो जो सबसे कम सोडियम पाया जाता है आपको किस में पाया जाता है, वो दूध में, ठीक है। दूध में सोडियम की मात्रा बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है, चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है में प्रयोग करना क्या कहलाता है। कहने का मतलब ये, कोई फूड प्रोडक्ट है और उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो नहीं है, फिर उनमें अलग से मिलाया जाए, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोर्टिफिकेशन, एनरिचमेंट, रिस्टोरेशन, या फिर सप्लीमेंटेशन। तो जो आपका ये टर्म होगा, जब हम अलग से कोई भी खाद्य पदार्थ को उसमें मिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, ठीक है। और ये जो आपका सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट कब बोलते हैं, जैसे मान लीजिए चावल है, तो चावल को जब क्या करते हैं, चावल की जब प्रोसेसिंग करी जाती है तो उसमें थायमिन जो होता है आपका, विटामिन B1, वो काफ़ी मात्रा में लॉस हो जाता है। फिर क्या किया जाता है कि उसको अलग से विटामिन B1 उसमें थोड़ा मिलाया जाता है, तो इसको हम लोग सप्लीमेंटेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चावल में पहले से ही विटामिन B1 उपलब्ध है, अवेलेबल है, लेकिन हमारे प्रोसेसिंग करने की वजह से उसमें विटामिन B1 का काफ़ी लॉस हो गया, तो हमने उसको अलग से थोड़ा मिला दिया और मिला करके फिर से उसकी मात्रा को क्या किया, बराबर कर दिया। तो ये आपका सप्लीमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज़ में बिल्कुल भी कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के जैसे आपका जो नमक होता है, हम बोलते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाइए, तो नमक में जब नमक बनता है तो उसमें आयोडीन नहीं होता है, तो आयोडीन को जो है उसमें अलग से मिलाया जाता है, तो उस मिलाए जाने की प्रक्रिया को हम लोग फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। और नमक में जो आयोडीन मिलाया जाता है वो पोटेशियम आयोडेट के फॉर्म में मिलाया जाता है। नमक का पैकेट घर में आता होगा, उसको देख लीजिएगा, एग्जाम में ये चीज़ पूछी भी जाती है, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, तो आप देख लेना। देखने से क्या होगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। मुझे यहाँ पे नमक का पैकेट दिखा देना चाहिए था, आप लोगों को मज़ा आ जाता और कभी आप भूलते भी नहीं। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी। फिर होता है कि अनियंत्रित, मतलब कि जिनमें कंट्रोल ना हो, ठीक है। तो अनियंत्रित टिप्पणी करी जाती, कब की जाती है, प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्रयोगात्मक प्रक्रिया में शामिल होती है, सूक्ष्म उपकरणों के प्रयोग करने में, पूर्व व्यवस्थित योजना में शामिल होती है। तो जो अनियंत्रित टिप्पणी होती है, एक सेकंड, अनियंत्रित टिप्पणी हम कब करते हैं, प्राकृतिक परिस्थितियों में, ठीक है, जब नेचुरल होता है। जैसे कहते हैं ना कि बारिश हो रही होती है तो हम कहते हैं शाम तक बिजली गिर सकती है या शाम तक ओले पड़ सकते हैं, तो हम कुछ भी बोल देते हैं, वहाँ से रिलेटेड ये बात है आपकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे किशोर सेवा योजना नहीं कहते हैं, ठीक है। तो जो आपकी राष्ट्रीय सेवा योजना है, या नेहरू युवक केंद्र है, या ट्राइसेम है आपका, या ICDS है, तो ये आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा। ये जो तीनों योजनाएं हैं आपकी, ये तीनों आपकी किशोर सेवा योजना से ही रिलेटेड है। ये जो आपका D है, ICDS, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये आपकी 0 से लेकर के 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए मतलब बच्चों वाली योजना है ये, ठीक है। ये किशोर योजना नहीं है, तो यहाँ पर नहीं की बात कर रहे हैं, तो नहीं पे आपको क्रॉस फिंगर कर लेना, ठीक है। फिर है कि गरीबी रेखा की गणना की जाती है। गरीबी रेखा की जो गणना की जाती है वो कैसे करी जाती है, मतलब क्या, कैसे, कौन सी आय को इंक्लूड किया जाता है, प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय, कुल पारिवारिक आय, कुल पारिवारिक भूमि, या परिवार की कुल जायदाद। तो इसमें क्या करते हैं कि प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय जो होती है उसकी गणना करी जाती है, मतलब एक परिवार में जितने लोग हैं और जितने लोग की इनकम हो रही है उनकी कितनी कितनी आय है, इस तरह से कैलकुलेट करके गरीबी रेखा की गणना की जाती है। फिर नेक्स्ट है, ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशील होना, अतिक्रियाशील होना आदि निम्नलिखित व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देता है। तो ये डिसऑर्डर की बात हो रही है कि जिनके में क्या होता है, अपना ध्यान मतलब ना एक केंद्र कर पाए, है ना, सेंटर ना कर पाए, अपने आप को सेंटर ना हो पाए किसी चीज़ को लेकर के, विचलनशील रहे हमेशा, मतलब इधर उधर उनका ध्यान मतलब एक जगह एकाग्र न कर पाए खुद को। अतिक्रियाशील मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो, है ना, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं जितना उन्हें नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी के अंदर होती हैं तो वो कैसे बच्चों में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर B इज राइट हो जाएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको जो है ये B आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में ADHD भी कहते हैं, ADHD भी लिख करके आ जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारण के एक पहलू में ग्रहणकर्ता शाब्दिक, ग्रहणकर्ता मतलब रिसीवर की बात हो रही है, ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये, जो प्रेषक अपने रिसीवर को भेजता है, ठीक है, तो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करने से पहले कुछ करता है, तो रिसीवर क्या करता है उसकी बात कर रहा है, उसका मतलब उस जो मैसेज उसको पहुंचा है उस मैसेज के बारे में वो थोड़ा सा एनालिसिस करता है, ये मैसेज कैसा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है नहीं है, इसको मैं एक्सेप्ट करूँ या डिनाई करूँ, क्या करूँ, ये जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, वही पूछ रहे हैं। कोडिंग कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रिसीवर जो होता है, जो रिसीवर होता है वो जो एनालिसिस करता है या जो सोचता विचारता है उसको हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे ये रहता कि ग्रहणकर्ता की जगह यहाँ पर ये हो जाता कि जो प्रेषक शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है ना, तो यहाँ पर एनकोडिंग हो जाता। कहने का मतलब जो सेंडर है अगर वो अपने मैसेज को आगे कन्वे करने से पहले सोचता विचारता है ना, उसको हम लोग एनकोडिंग बोलते हैं, और जो रिसीवर होता है रिसीव करने से पहले जब वो उसमें सोचता विचारता है उसको हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं।
नेक्स्ट है चौंध दूर करने के लिए प्रयोग करें। चौंध मतलब आप देखते होंगे ना बहुत ज़्यादा चौंध लाइट रहती है, कभी कभी आंखों में एकदम से लग जाती है, तो इसको के लिए क्या प्रयोग करना है? दूर करने के लिए केवल विशेष लाइट का प्रयोग करें, तेज लाइट का प्रयोग करें, या फिर तेज लाइट अथवा विषम पृष्ठभूमि का प्रयोग करें, या विस्तृत लाइट का। तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो विस्तृत लाइट हो जाएगा। विस्तृत मतलब आप ऐसे कुछ प्रकाश का यूज़ करो जो बिल्कुल स्कैटर हो, बिखरा हुआ हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बिल्कुल सीधे आपके आंख पे नहीं पड़ेगा, या एकदम सेंटर में आपको फोकस नहीं रहेगा कि लाइट बिल्कुल एक ही जगह पड़ रही है, तो आपको चौंध वाली समस्या नहीं आएगी आपको। फिर है भारत की 2001 जनगणना में स्पेशल नीड्स यानी कि विशेष आवश्यकताओं के व्यक्तियों की पहचान की और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो कैसा कदम उठाया गया? लड़कियों और महिलाओं की अलग अलग सूची तैयार की गई, या फिर सभी जाति समूह से अयोग्य व्यक्तियों की सूची बनाई गई, अयोग्य व्यक्तियों की सूची तैयार की गई, या फिर सभी निरक्षर बिना साक्षरता व्यक्तियों की सूची बनाना, ठीक है। तो जब स्पेशल नीड्स में जो है बनाया गया, तो उसमें क्या किया गया, जितने लोग भी इलिटरेट थे यानी कि जो बिना पढ़े लिखे थे, जिनके पास बिल्कुल भी लिटरेसी नहीं थी, साक्षरता नहीं थी, ऐसे व्यक्तियों की क्या की गई, सूची बनाई गई, ठीक है। ये आपका नेट का क्वेश्चन है, नेट में आया था, तो हो सकता है आपको पेजीटी वगैरह में भी पूछ लें, क्योंकि अब तो आपको पता ही है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होने लगे, ठीक है। फिर है हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा कहाँ होता है। ये आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन से है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हथेली और हाथ से काम करते समय की अवस्था होती है। अच्छा चलो, ये तो उससे रिलेटेड मतलब दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे कभी। आते हैं ऑप्शन पे। समतल होगा, शरीर के बहुत पास होगा, या फिर लंबात्मक और शरीर के बहुत पास होगा, या फिर कार्यस्थल के समतल होगा, या फिर शरीर के बहुत करीब होगा। तो जो आपकी कोहनी का ऊपर का हिस्सा है वो कैसा होना चाहिए, कहाँ पे रहेगा, तो आपको बिल्कुल आरामदायक अवस्था होगी जब बिल्कुल काउंटर के समतल होगा। जब आप खड़े होते हैं किचन में तो आप खुद देखना कि जो वहाँ पे काउंटर होता है वो आपके कोहनी के बराबर होना चाहिए। अगर बहुत नीचे होता है तो हमें अपना हाथ बहुत नीचे करके काम करना पड़ता है, और अगर ऊपर होता है तो आपको हाथ ऊपर करके काम करना पड़ता है। तो जब आप ऊपर बहुत आपके हाथ ऊपर रहेगा तब भी आपको हाथ में दर्द होगा, और जो बहुत नीचे होगा तब भी दर्द होगा। इस वजह से आपके जो एल्बो का हिस्सा है ऊपर का वो कहाँ होना चाहिए, कार्यस्थल के बराबर होना चाहिए, ठीक है, समतल। फिर ये भावात्मक घटक का महत्व है। कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, सही शारीरिक स्थिति और कार्य में लगने वाला समय, यानी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका तीनों ऑप्शन होगा वो तीनों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों चीज़ें इसमें मायने रखती हैं, ठीक है, कि भावनात्मक घटक जो होगा आपका, तीनों चीज़ों का महत्व है इसमें, ठीक। फिर है कि बनावटी टेक्सटाइल रेसे होते हैं। बनावटी मतलब कि जो आपके आर्टिफिशियल वाले होते हैं फाइबर, और सजावटी बनावटी जो होते हैं टेक्सटाइल रेसे होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक टिकाऊ और सोखने की शक्ति वाले, कम विषैला और पारिस्थितिक मित्र, अधिक टिकाऊ और चिकना, कम चिकना और कमजोर। तो ये जो बनावटी रेसे होते हैं जो आपके, ये क्या होते हैं, बहुत टिकाऊ होते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, इसमें सोखने की शक्ति भी बढ़िया होती है, ठीक, मतलब मजबूत भी होते हैं और टिकाऊ होते हैं दोनों। नेक्स्ट है सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है, ठीक। तो सूती पॉलीमर आपकी कॉटन पॉलीमर की बात हो रही है कि इसमें कौन सा ग्रुप होता पाया जाता है, कौन सा केमिकल ग्रुप, ठीक है। तो अमाइड ग्रुप पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक या फिर सल्फोनिक। तो इसमें जो आपका होता है वो क्या पाया जाएगा, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। फिर है पपीता निम्नलिखित का अच्छा स्रोत है, आपको पता ही होगा। प्रोटीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, बीटा कैरोटीन है, या रेटिनॉल है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है जाकर के, विटामिन ए में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर भी है बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है बॉटुलिज्म। इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारण का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। कहने का मतलब है जो बॉटुलिज्म है ये आपके कौन से कैटेगरी में आता है, ठीक है, मानव को बीमार करता है ये। तो ये बैक्टीरियल टॉक्सिन है, या वायरल टॉक्सिन है, या माइक्रोटॉक्सिन है, या रासायनिक टॉक्सिन है। तो जो ये आपका क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म की बात हो रही है, तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म क्या आपका एक बैक्टीरिया समूह से आता है, तो ये हो जाएगा आपका बैक्टीरियल टॉक्सिन। फिर है टमाटर में निम्नलिखित रंग द्रव्य पाया जाता है, मतलब कि टमाटर का लाल कलर होता है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि कौन से पिगमेंट की वजह से टमाटर का कलर लाल होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो लाइकोपिन है, बीटा कैरोटीन है, बिटाइलिन है, या एंथोसाइनिन है। तो जो टमाटर होता है उसमें आपका लाइकोपिन पाया जाता है, ठीक है। और बिटाइलिन आपका किसमें, चुकंदर में पाया जाता है। और एंथोसाइनिन जो होता है आपका वो लाल रंग से लेकर के जितनी आपकी मान के चलो जामुनी कलर तक की जितनी भी सब्जियां और फल होते हैं उन सब में आपका एंथोसाइनिन पाया जाता है। और जितनी भी आपकी वाइट कलर की या थोड़ा ऑफ वाइट है ना, इस कलर की जो सब्जियां होती हैं उनमें एंथोजैंथिन पाया जाता है। और बिटाइलिन मैंने आपको बता दिया चुकंदर में यानी बीट रूट में, ठीक है। फिर है और बीटा कैरोटीन आपका जो होता है जितनी भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, उन सभी चीज़ों में आपका बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में भी आपका, गाजर में तो कैरोटीन पाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में एक इमल्सीफायर की तरह उपयोग नहीं होता है, मतलब ये जो चारों दिए गए हैं इनमें से कौन सा इमल्सीफायर की तरह प्रयोग नहीं होता है। नहीं आ गया है अगेन, आपका गोला कर देते हैं इनको। मिथाइल सेल्यूलोज है, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सीटाइलिन है, इसको शॉर्टकट में BHT भी बोलते हैं, ठीक है।
कैल्शियम स्टाइरिल लैक्टेट है या हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज है। तो इसमें जो आपका ये आपका है बी ऑप्शन, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सीटाइलिन, ये जो होता है आपका, ये इमल्सीफायर की तरह काम नहीं किया जाता, ये एक एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है मतलब, ठीक है। जब आपके जो ऑयल होते हैं उनमें जो प्रोसेसिंग करी जाती है तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट ये मिला दिया जाता है तेलों में, ठीक है। फिर है कि किन कारणों से भोजन पकाते समय थायमिन नष्ट हो जाती है। सॉरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, बहुत आसान भी है। सब्जियों के काटने से, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से, सूर्य के प्रकाश लगने से या पकाते समय इमली डालने से। बहुत आसान है कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हो आप, वो मिला देते हैं तो थायमिन की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये जाकर के वहाँ जो ग्रुप होता है, जो अनाजों में ग्रुप पाया जाता है आपका अमाइलोपेक्टिन, इन सब चीज़ों को, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन करने से होता क्या कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और पानी में मिल जाए तो पानी उठा के हम फेंक देते हैं, ठीक है। और जो आपका थायमिन है वो वाटर सोल्यूबल भी होता है, तो इस वजह से भी वो क्या कहते हैं, उबालेंगे बहुत ज़्यादा अगर आप तो भी वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तो ये हमारा मुझे लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया। और अब ये वीडियो हमारी आज मुझे लगता है बहुत बड़ी नहीं हुई है, छोटी ही हो रखी, हाँ ठीक है। चलिए 35 मिनट की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देख भी सकते हैं। और आज के क्वेश्चन मुझे लगता है कि कैसे लगे होंगे आप बताइएगा। और अभी फिर से हम लोग जो है, अभी इधर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए जाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में अपने फीड कर लीजिए, दिमाग में, दिल में, सब जगह बिठा लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर डेली कीजिए और मतलब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आप डेली करिए। आप अगर एक दिन अपने नोट्स का रिवीजन नहीं करेंगे वो चलेगा, बट आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब ये बातें हम यहीं ख़त्म करते हैं, बातें तो हम रोज ही करते हैं, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और दिवाली वगैरह आ रही होगी, सफाई वगैरह में आप अपना ज़्यादा समय मत जो है गंवाइएगा। और कल करवा चौथ है, तो जो लोग भी व्रत हैं उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए व्रत रखें। और सब लोगों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। और दिवाली की सफाई में मैं फिर बोल रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि दिवाली हर बार आएगी, हर साल आएगी, तो आप सफाई आराम से कर सकते हैं। तो घर वालों से बात करिए और जो है पढ़ाई में बिल्कुल कोशिश करिए कि त्यौहार में बहुत ज़्यादा आप लीन ना होएं, और अपनी पढ़ाई को जो है मतलब कॉन्टिन्यूटी जो आपकी और कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा इधर पूरा फेस्टिव सीजन आता है 4 से 5 दिन का, तो आप 4 से 5 दिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है तो अच्छा रहता है, फिर बाद में रीस्टार्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, टाइम भी लगता है। जैसे मोबाइल होता है ना, रीस्टार्ट करते थे तो टाइम लगता है उसको रीस्टार्ट करने में, उस तरीके से अपने माइंड को भी रीस्टार्ट करने में आपको टाइम लगेगा। और एक अभी आपका एक रिदम बना हुआ, तो उस रिदम के हिसाब से आप काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। और फिलहाल बहुत ज्ञान हो गया, अब रखते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और आराम से सोइए, भरपूर नींद लीजिए। सब लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि और स्वीट ड्रीम्स।